गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो 16 स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। ठीक है, बात कर रहे थे देखो प्रकाशिक समायोजन स्टार्ट की थी, ज्यामितीय समायोजन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, प्रकाशिक समायोजन स्टार्ट की थी। प्रकाशिक समायोजन में क्या कहा था कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, घुमा देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावेगी या ध्रुवण घूर्णक, और इनके इस गुण को क्या कह देते हैं? प्रकाशिक समावेवता। ठीक है, फिर बात करें प्रकाशिक समावेगी या ध्रुवण घूर्णक कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। ठीक है, एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमा रहा था? दाएं दिशा में। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी से या प्लस से दर्शा रहे थे, और ऐसा ध्रुवण घूर्णक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमा रहा था? बाएं दिशा में, क्या कहला रहा था? वाम ध्रुवण घूर्णक। किससे दर्शा रहे थे? एल से या माइनस से। फिर बात की थी देखो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या था? ऐसा प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, या तो कहाँ घुमाते हैं? इस तरफ या इस तरफ। तो दो प्रकार के ध्रुवण घूर्णक आगे थे, एक तो दाईं दिशा में और एक बाईं दिशा में। ठीक है, अब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने डिग्री के कोण पे ये घुमाएंगे, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो ध्रुवण घूर्णक है वो कितने डिग्री पे, चाहे दाईं दिशा की बात करें या बाईं दिशा की बात करें, ठीक है, जितने डिग्री पे घुमाएंगे वही क्या कहलाता है? ध्रुवण कोण, या कह सकते हैं घूर्णन कोण। क्या नाम कह सकते हैं? घूर्णन कोण। ठीक है, और ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण का मापन, ठीक है, घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाएगा वो यंत्र क्या था? ध्रुवण मापी। क्या कहला रहा था? ध्रुवण मापी। फिर बात करेंगे आज का टॉपिक देखो ध्रुवण कोण को प्रभावित करने वाले कारक। तो तीन कारक मुख्य हैं, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं है। एक तो है विलयन का ताप, ठीक है, कि जिस विलयन की बात करते हैं, चाहे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का है या वाम ध्रुवण घूर्णक का है, उस विलयन का ताप कितना है देखेंगे। अभी संबंध विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन पढ़ेंगे। तो एक तो कौन प्रभावित करेगा घूर्णन कोण को कि जो विलयन दिया है, ठीक है, उसका ताप क्या है। ठीक है, उस विलयन की जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, जो प्रकाश हम उसमें ले रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या है, ठीक है, लैम्डा कितनी है, इससे भी घूर्णन कोण प्रभावित हो सकता है। या जो विलयन लिया है, चाहे दक्षिण ध्रुवण घूर्णन का लिया हो या वाम ध्रुवण घूर्णन का लिया हो, उस विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो तीन कारक हो गए। जो विलयन लिया है ध्रुवण घूर्णक का, चाहे दक्षिण वाले का है या वाम वाले का है, ठीक है, उन दोनों का ताप क्या है, सांद्रता क्या है। ठीक है, इससे क्या प्रभावित होगा? घूर्णन कोण। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी है, लैम्डा कितनी है, इससे भी क्या प्रभावित होगा? घूर्णन कोण। ठीक है, और देखें देखो दो कारक, ये तो मेन हो गए तीन कारक। फिर दिया हुआ है विलायक एवं पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो विलय और विलायक दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? विलयन का। ठीक है, अब उस विलयन में विलायक कौन है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, इससे भी कौन प्रभावित हो सकता है? घूर्णन कोण। एक दिया है ध्रुवित प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है, ठीक है, या तो एल से दर्शाते हैं या डी से दर्शाते हैं। ठीक है, या तो लंबाई के रूप में या दूरी के रूप में। ठीक है, तो पांच कारक हो गए, तीन तो मुख्य कारक हो गए। विलयन का ताप, जो प्रकाश ले रहे हैं उसकी तरंगदैर्ध्य, जो विलयन लिया है उसकी सांद्रता, और उस विलयन में जो विलायक मिलाया है उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, और एक विलयन में प्रकाश ने कितनी दूरी तय की है, इससे भी घूर्णन कोण के मान में कमी या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 11th में पढ़ा था, वहां पर भी ज्यामितीय प्रकाशिक समायोजन पढ़ी थी। देखो दोनों टॉपिक पढ़े थे। तो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, विशिष्ट
विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन की बात करें देखो तो विभिन्न पदार्थों का ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, अलग अलग पदार्थों की जो क्षमता है, प्रकृति है समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की, वो अलग अलग होगी, ठीक है। यानी जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक है, तो जो अलग अलग ध्रुवण घूर्णक है उनकी समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की जो प्रकृति है, क्षमता है, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो विभिन्न पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन क्षमता प्रायः उनके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। यानी क्या कहा कि कोई भी पदार्थ है समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की उसकी क्षमता कितनी है, उसको किससे निरूपित करेंगे, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन से, ठीक है। यानी विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन क्या दर्शाता है कि ये पदार्थ, जिस भी पदार्थ का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन पता है, ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि ये पदार्थ उसको कितना घूर्णित कर सकता है, उस पदार्थ की घूर्णित करने की क्षमता क्या है, इसको कौन निरूपित करेगा अपने पास, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। फिर दिया हुआ देखो विशिष्ट घूर्णन एवं अणुभार के गुणनफल को, ठीक है, विशिष्ट घूर्णन एवं अणुभार के गुणनफल को क्या कह देते हैं, आणविक घूर्णन। तो पहले तो बात करेंगे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन की, फिर बात करेंगे आणविक घूर्णन की। आणविक घूर्णन के लिए तो क्या कह दिया कि जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है, ठीक है, इसको किससे गुणा कर दें, अणुभार से, उस विलयन के अणुभार से। तो ये तो क्या आ जाएगा, आणविक घूर्णन। लेकिन विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो दिया हुआ है देखो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का सूत्र, विशिष्ट घूर्णन अल्फा लैम्डा से टी, आयतकारक देखो अल्फा तो क्या है, अल्फा किसको निरूपित कर रहा है यहाँ, ध्रुवण घूर्णन, या कह सकते हैं घूर्णन कोण को, ठीक है। अल्फा किसको निरूपित करता है यहाँ, घूर्णन कोण को। लैम्डा और टी आयतकारक है तो विलयन का ताप, ठीक है, और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या है, जो प्रकाश व्यक्त किया है उसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, उसका ताप कितना है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और टेम्परेचर किसकी बात कर रहे हैं, घूर्णन कोण की, अल्फा। तो ये क्या कहलाएगा, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। तो अल्फा लैम्डा से टी फॉर्मूला आ रहा है देखो, अल्फा सी इंटू एल। अल्फा तो क्या है भाई, घूर्णन कोण, अल्फा तो क्या है, घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण। सी क्या थी, विलयन की सांद्रता थी, और एल क्या थी देखो, या तो जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार रहे हैं उसकी लंबाई कहें, या उस प्रकाश ने कितनी दूरी तय की, बताया था अभी एल या डी, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगी, लंबाई, कितनी दूरी तय की है तो डी ले लें, लंबाई की बात करते हैं तो एल ले लें। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, अल्फा लैम्डा से टी, ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में अल्फा अपॉन सी इंटू एल। अल्फा तो क्या हो गया, घूर्णन कोण, सी क्या है, सांद्रता, और एल क्या है, लंबाई, प्रकाश के द्वारा तय की गई लंबाई। अब इस विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन को किससे गुणा कर दें, अणुभार से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, आणविक घूर्णन, ठीक है। किसका मान निकल जाएगा, आणविक घूर्णन। तो दिया हुआ देखो आणविक घूर्णन किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल एम से। फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल एम बराबर अल्फा लैम्डा से टी इंटू अणुभार एम डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। किसके लिए बात कर लेंगे, आणविक घूर्णन के। जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन है उसको किससे गुणा कर दिया, अणुभार से, ठीक है। तो ये तो बात करें विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन और आणविक घूर्णन की। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन क्या कार्य कर रहा है, कहाँ काम में आ रहा है, तो किसी भी पदार्थ की घूर्णन क्षमता को कौन व्यक्त करेगा, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। जितना विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन अधिक होगा उसकी घूर्णित करने की क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो तोपिक सममिति के तत्व, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा लिखकर। तो देखो प्रकाशिक समवायता के लिए बात की थी कि प्रकाशिक समवायता के लिए देखो उपसह संयोजन यौगिकों में इनमें पढ़ा था कि जो प्रकाशिक समवाय है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी डी और एल ग्रुप है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए।
और जो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते भाई डी और एल कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब थे एक तरफ डी रूप और एल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो, ठीक है। जैसे मान लो ये अंग्रेजी वर्णमाला का ओ है, इसको यदि दर्पण में देखा जाए ये डी रूप है तो दर्पण में वापस यही प्रतिबिंब बनेगा एल रूप आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इसको इसके ऊपर रख दिए, इसको पूरा ढक देगा, कवर कर देगा, यानी क्या कर रहा है अध्यारोपित, यानी यहाँ प्रकाशिक समायता नहीं होगी। गिलास है, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, ये डी रूप ये एल रूप, ये इसको वापस क्या कर देगा अध्यारोपित कर देगा, कवर कर देगा, ढक देगा, तो ये भी प्रकाशिक समायता नहीं होंगे, प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो प्रकाशिक समायता के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि यौगिक कायरल या किरेल होना चाहिए। यौगिक कैसा होना चाहिए, कायरल या किरेल में पढ़ा था इलेवंथ में भी, किरेल कार्बन, यानी कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो किसके द्वारा पूर्ण हो, अलग अलग परमाणुओं के द्वारा या समूहों के द्वारा। तो ये यौगिक क्या है, किरेल कार्बन, ठीक है, और किरेल कार्बन है तो ये प्रकाशिक समायता होगी, ठीक है, यानी यौगिक कैसा हो, कायरल किरेल, तो प्रकाशिक समायता होगी, ठीक है, यानी यौगिक में सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए। सममिति के तत्व पढ़ेंगे 3, तो जो डी और एल रूप है वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करें, ठीक है, तो प्रकाशिक समायता प्रदर्शित कर सकते हैं। यौगिक कायरल होंगे, किरेल होंगे, लेकिन यदि डी और एल रूप एक दूसरे को अध्यारोपित करते हैं तो वह यौगिक कैसे है, अकिरेल, वो प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो जो डी और एल रूप है दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करें, ठीक है, यानी उनमें सममिति के तत्व उपस्थित नहीं हो। यदि किसी भी यौगिक में सममिति के तत्व उपस्थित हैं तो वह यौगिक प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। 3 प्रकार के पढ़ेंगे सममिति के तत्व। यदि उन तीनों में से एक भी सममिति का तत्व किसी यौगिक में उपस्थित है तो वह यौगिक प्रकाशिक समायवी नहीं होगा, प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। और यदि तीनों में से एक भी तत्व उपस्थित नहीं है तो वह यौगिक प्रकाशिक समायवी है या हो सकता है, ठीक है। तीन तत्व दिए हुए देखो, सममिति के तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सममित तल, ठीक है, सममित अक्ष और सममित केंद्र। सममित तल, सममित केंद्र और सममित अक्ष, ठीक है। तो देखो सममित तल या सममिति तल की बात करें तो तीनों सममिति के तत्व, सममित तल, सममित केंद्र और सममित अक्ष, ठीक है। तीनों में से एक भी तत्व उपस्थित है तो यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होगा। कैसा होगा, प्रकाशिक असक्रिय, यानी प्रकाशिक समायता प्रदर्शित नहीं करेगा। सममित तल की बात करें देखो, कोई भी यौगिक है, जैसे मान लो अंग्रेजी का वर्ड है ए या अंग्रेजी का वर्ड है बी। अब मान लो ए को इस रेखा के द्वारा यहां से 2 भाग कर दिए जाए तो क्या दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे, हो जाएंगे। इसको उधर घुमाएंगे, ये लाइन इसको कवर करेगी, ये लाइन इसको कवर कर देगी, ठीक है, यानी इसमें क्या उपस्थित है, सममिति का तल। किसी भी यौगिक को किसी तल से काटने पर जो उसके 2 भाग होंगे, यदि दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं तो वो तल कौन सा है, सममिति तल। बी है, बी को यदि यहाँ से काटा जाए, ठीक है, तो ये दोनों भाग भी एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित। इसको ये कवर कर देगा और ये वाला भाग इस वाले को कवर कर देगा। तो 2 तरीके से हो सकता है सममिति तल, या तो ऊर्ध्वाधर हो, ठीक है, या कैसा हो, क्षैतिज। कैसे हो जाए, क्षैतिज, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो, किसी वस्तु या यौगिक का वह तल जो उसे 2 समान भागों में विभाजित करता है। भाई ए को मैंने ऊर्ध्वाधर तल के रूप में काटा तो 2 समान भाग आ गए, एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे समान है। तो बी को क्षैतिज लाइन से काटा, ठीक है, क्षैतिज रूप में, तो दोनों भाग समान है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे। तो किसी भी यौगिक को, ठीक है,
यानी किसी भी यौगिक में वह तल, ठीक है, जिस तल से उन यौगिकों को काटने पर, ठीक है, या विभाजित करने पर दो समान भागों में विभाजित होता है, तो वह तल क्या कहलाता है? सममित तल या सममिति तल। तो किसी वस्तु या यौगिक का वह तल जो उसे दो समान भागों में विभाजित कर देता है क्या कहलाता है? सममिति तल। ठीक है, ये दोनों भाग एक दूसरे पर क्या होते हैं? अध्यारोपित होते हैं, यानी क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो जाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब। दिया हुआ है, देखो, एक तो कौन सा हो जाएगा सममिति का तल? ऊर्ध्वाधर सममिति तल। और एक कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज सममिति तल। ठीक है, या तो ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में सममिति तल हो सकता है या क्षैतिज रेखा के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो वह तल जिससे काटने पर कोई भी पदार्थ दो समान भागों में टूट जाता है क्या कहलाएगा? वो तल सममिति तल। ठीक है, फिर बात करें, देखो, सममित केंद्र की। दिया हुआ, देखो, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर, ठीक है, अक्ष की बात नहीं करें, पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। देखो, तो किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर, जैसे मान लो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, या बीच में बोला गया अनुनाद को प्रदर्शित करता है एक बात। ठीक है, बेंजीन था, देखो, तो किसी भी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु, मान लो मैंने ये काल्पनिक बिंदु ले लिया, कल्पना करेंगे कि वास्तविक नहीं बात करें, तो किसी भी यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिससे रेखा खींचने पर जितने भी प्रतिस्थापी है वो सब समान दूरी पर है। मान लो मैंने यहाँ खींची, यहाँ खींच दी, यहाँ खींचू, यहाँ, 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 तो किसी भी यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर से रेखा खींचने पर सभी प्रतिस्थापी क्या हो? समान दूरी पर हो, तो वो काल्पनिक बिंदु क्या है? सममिति का केंद्र। क्या है वो? सममित केंद्र है। ठीक है, तो दिया हुआ है, देखो, किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर, ठीक है, एक सरल रेखा खींचने पर इस बिंदु के दोनों ओर स्थित है। ये काल्पनिक बिंदु था, मैंने सरल रेखा खींच दी, अब इसके दोनों ओर जो प्रतिस्थापी हैं वो समान दूरी पे, मैंने ये रेखा खींच दी, ये दोनों जो प्रतिस्थापी हैं वो समान दूरी पे, ये रेखा खींच दी, तो किसी भी यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर दोनों प्रतिस्थापी क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे, तो वह केंद्र क्या कहलाता है? सममिति का केंद्र, काल्पनिक है। ठीक है, जैसे बात करें अंग्रेजी वर्णमाला का इसलिए लिया, मैंने यहाँ कोई काल्पनिक बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर मैं रेखा खींचूं ये वाली, तो यहाँ और यहाँ जो दोनों प्रतिस्थापी हैं उनकी दूरी कैसी होगी? समान होगी, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? फिर सममिति का केंद्र। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर, ठीक है, उस बिंदु के दोनों ओर स्थित समूह कहाँ पर हो? समान दूरी पर। ठीक है, किसी भी यौगिक का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सरल रेखा खींचने पर उस रेखा पर स्थित दोनों समूह क्या हो? समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है? सममिति का केंद्र, सममित केंद्र कहलाता है। ठीक है, और भी ले सकते हैं उदाहरण, एल्कीन का इनका दिया हुआ, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3। ठीक है, मान लो मैंने काल्पनिक बिंदु यहाँ मान लिया। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें रेखा खींचूं, ये वाली एक सीधी, ये और ये प्रतिस्थापी दोनों क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। यहाँ खींचूं मैं एक सीधी रेखा, तो ये और ये प्रतिस्थापी इस केंद्र से क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। ठीक है, तो वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सीधी रेखा खींचने पर या सरल रेखा खींचने पर उस रेखा के दोनों ओर के जो समूह है वो उसे काल्पनिक बिंदु से क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं दोनों, तो वो काल्पनिक बिंदु क्या कहलाता है? सममिति केंद्र। ठीक है, फिर बात करें सममित अक्ष या सममिति अक्ष। तो दिया हुआ है, देखो, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष, किसी वस्तु या यौगिक का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर वही रूप प्राप्त होता है
जो उसका क्या है, मूल रूप है, या वही रूप प्राप्त होता है जो उसके मूल रूप पे अध्यारोपित हो। अब मूल रूप पे अध्यारोपित कौन होगा, समान भाग ही होगा भाई। असमान भाग होता तो अध्यारोपित नहीं होता, समान भाग प्राप्त हो रहा है तभी क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का या वस्तु का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर वही रूप प्राप्त होता है जो उसके मूल रूप पर क्या होता है, अध्यारोपित होता है। यानी किसी भी यौगिक या वस्तु का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर वही रूप प्राप्त होता है जो उसका मूल रूप है, तभी तो अध्यारोपित होगी। ठीक है, ये समान लो H2O। ठीक है, ये फर्स्ट परमाणु, ये सेकंड परमाणु, या कहें इसको A और इसको दोनों भाग समान, HA और HB। मान लो मैं इसको रोटेट करूं तो क्या आ जाएगा, HA और HB आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जिस अक्ष पे घुमाएंगे, कोई भी वस्तु या यौगिक है उसका वह अक्ष जिस पर घुमाने पर, ठीक है, वह उसके मूल रूप में आ जाती है या उसके मूल रूप पर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। तो वह अक्ष उसके लिए क्या है, सममित अक्ष। किसी भी यौगिक या वस्तु का वह अक्ष जिस पर उसे घुमाने पर वह मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाती है, तो वह अक्ष क्या कहलाता है, सममित अक्ष। दो एग्जाम्पल देखेंगे दिए हुए, तो H2O का, ठीक है, और NH3। और H2O के लिए शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, हाफ ईयरली में H2O या NH3 के लिए दो एग्जाम्पल है। तो दिया हुआ है, देखो, यदि अणु को 360 डिग्री बताएं, 360 डिग्री क्यों, किसी भी वृत्त की बात करें, ठीक है, तो कितना मानेंगे कोण 360 डिग्री का, ठीक है, 180 180, ठीक है। तो यदि अणु को 360 डिग्री बताएं, n देखेंगे अभी क्या है, क्या वैल्यू है। तो यदि अणु को 360 डिग्री बटा n से घुमाया जाए तो प्राप्त विन्यास, जो भी विन्यास आएगा वह मूल विन्यास के कैसा होगा, समान होगा। यानी वह विन्यास मूल विन्यास के ऊपर क्या हो सकता है, अध्यारोपित हो सकता है। ठीक है, यानी सममिति अक्ष कब प्राप्त होगी, 360 डिग्री बटा n पर घुमाने पर। ठीक है, तो यदि अणु को 360 डिग्री बटा n से घुमाया जाए तो जो विन्यास प्राप्त होगा या जो रूप प्राप्त होगा यौगिक का, वह मूल रूप के कैसा होगा, समान होगा। तो इस अक्ष को क्या कह देते हैं, सममिति अक्ष कह देंगे। इस अक्ष को क्या कह देंगे, सममिति अक्ष। उदाहरण दिया है, देखो H2O अणु को, उदाहरण दिया है, देखो H2O अणु को 180 डिग्री पर घुमाने पर, भाई H2O की बात करें, देखो HOH, ठीक है, कितने भागों में टूट रहा है, समान भागों में, दो में, फर्स्ट OH सेकंड OH। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सममिति अक्ष को किससे निरूपित करते हैं, देखो Cl, ठीक है, यानी H2O के लिए सममिति अक्ष पूछे तो कितनी आ जाएगी, C2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। सममिति अक्ष का कोण क्या होगा, इस सममिति अक्ष को कितने डिग्री पर घुमा रहे हैं, तो 360 को किससे डिवाइड कर दूं मैं, 2 से, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, NH3 के लिए बात कर लें, NH3 को कितने समान भागों में तोड़ सकते हैं, 3 में, 1 NH, 2 NH, 3 NH, यानी n की वैल्यू कितनी है, 3। तो अमोनिया के लिए NH3 के लिए सममिति अक्ष क्या है, C3, सममिति अक्ष क्या होगी, C3, यानी 360 में कितने का भाग दूंगे, 3 का, कितना आ जाएगा, 26, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो देखो H2O के लिए तो सममिति अक्ष क्या होगी, C2। कोण पूछा जाए तो 180 डिग्री, क्योंकि 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। NH3 के लिए पूछा जाए तो सममिति अक्ष क्या है, C3, NH 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 3 है तो C3। 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये इनके लिए कोण आ जाएगा, H2O के लिए 180 डिग्री और इसके लिए 120। यानी H2O को 180 डिग्री पर घुमाया जाए तो वही रूप प्राप्त होता है जो उसके समान रूप के समान है, यानी मूल रूप के समान है, उस पर अध्यारोपित होगा। NH3 को 120 डिग्री पे घुमाएंगे तो वह विन्यास प्राप्त होगा जो उसके मूल रूप पर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए। तो ये बात की सममिति के तत्वों की। सममित तल वह तल जो दो समान भागों में बांट देता है यौगिक या वस्तु को। सममित केंद्र वह काल्पनिक बिंदु
जिस पर रेखा खींचने पर, सरल रेखा खींचने पर उसके दोनों ओर के जो समान समूह है वो समान दूरी पर होंगे। सममित अक्ष वह अक्ष जिस पर किसी वस्तु या यौगिक को घुमाने पर, ठीक है, वह विन्यास प्राप्त होता है जो उसके मूल रूप पर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए। क्या कहलाता है, सममित अक्ष कहलाता है। ठीक है, बाकी देखेंगे फिर किरेलता आ रही है नेक्स्ट क्लास में।